नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष जी और एक चर्चा करेंगे बड़े मुद्दे पर। एक पोस्टर आया है, पोस्टर भी दिखाएंगे आपको, क्यों आया है, क्या वजह है। सनातन धर्म में तो हम कहते हैं 13 दिनों बाद बड़ा उल्टा होगा, लेकिन यहां तो 13 दिनों बाद बड़ी खुशी की खबर दी जा रही है। अब पता नहीं ये क्या है, मेरा तो दिमाग हिल गया। 13 दिनों बाद, 13 दिनों बाद तो अपने यहाँ अंतिम संस्कार के बाद 13वीं की जाती है, और ये 13वें दिन बाद एक खुशखबरी दे रहे हैं। तो पूरा विश्लेषण तो करेंगे, तो मैं संतोष जी के पास जाके उनसे समझूंगा। लेकिन एक सवाल है कि फोटो में ना तो किसी बीजेपी के बड़े नेता का चित्र है, फोटो में ना किसी बीजेपी का कोई नाम स्लोगन का जिक्र है। तो क्या वो नेता इतने ताकतवर हो गए, क्या इतने फुलफिल हो गए कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद 121 122 सीटें लाएंगे कहां से? चुनाव ही 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो कई सवाल हैं जो दर्शकों को समझने चाहिए, और इस स्टोरी को समझने के लिए दर्शकों को अंत तक ये स्टोरी देख लेनी चाहिए कि मसला क्या है। बड़े मन से आपके लिए खबर लाते हैं और उस खबर के अंदर तथ्य लाते हैं, सबूत लाते हैं, फिर आपके समक्ष उसका एक एक बिंदुवार विश्लेषण करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि क्या है इसके कारण। तो संतोष जी का स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और वाकई आपने एक तरह से चर्चा की शुरुआत की और बड़ी खबर सनातन धर्म की आपने बात की, 13वीं की बात आपने की। हमारे यहाँ जो माना जाता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा जो है वो शरीर का चोला बदलती रहती है, और 13वीं बड़ा पवित्र शब्द है, क्योंकि 13वीं के बाद ये माना जाता है कि आत्मा पूरी तरह से अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई, और वो पूरी तरह से अब सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद हो गई। बाद में फिर वो कभी नया शरीर धारण करेगी, फिर इस धरा पर आएगी। लेकिन इस देश की राजनीति में 13 दिन वाला जो लोचा है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है। 13 दिन और भारत की राजनीति, ये एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की जो पहली सरकार बनी थी, तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे 1996 में 13 दिनों के अंदर बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। 13वें दिन बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा के अंदर अपना ऐतिहासिक भाषण देते हुए कह दिया कि नंबर के आगे हम सर झुकाते हैं, लेकिन हम आएंगे, हम वापस आएंगे। फिलहाल मैं राष्ट्रपति के पास अपना इस्तीफा देने जा रहा हूं। तो वो 13 दिन की अलग कहानी है, और 13 का जो नंबर है वो बीजेपी के लिए शुभ माना जाता था, लेकिन इस बार 13 का ये नंबर बीजेपी के लिए भारी पड़ने जा रहा है। और सिर्फ 13 का नंबर ये नहीं शिव जी, सीधे सीधे कहे तो 233 सेकंड का एक वीडियो मार्केट में आया है। 233 सेकंड का एक वीडियो मार्केट में आया है। 21 घंटे में पोस्टर आ गया है, बाजी पलट गई है। नए रास्ते पर, नए सफर पर नीतीश कुमार निकलने की तैयारी कर चुके हैं। सवाल ये उठ रहा है कि 13 दिन में जो बड़ा ऐलान होने वाला है, क्या बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बड़े नेता एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले चाहूंगा, मैं आपसे अपील करूंगा कि जरा दर्शकों को पोस्टर दिखा दें। वो पोस्टर बड़ा गजब है, फिर मैं वीडियो के बारे में बताऊंगा। इस पोस्टर को आप गौर से देखिए, इसमें एक ही चेहरा है, नीतीश कुमार, और एनडीए सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं कि 13 दिनों बाद फिर लौटेगी नीतीश सरकार, एनडीए सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। और ये पोस्टर कब डाला गया पता है शिव जी? ऐसा लगता है कि रात भर मंथन किया गया, और आज सुबह 1 नवंबर की तारीख को सुबह 7 बजे ये पोस्टर डाला गया। 13 दिनों बाद फिर लौटेगी नीतीश सरकार। न एनडीए का जिक्र, न नरेंद्र मोदी का जिक्र, न अमित शाह का जिक्र, न जेपी नड्डा का जिक्र। और मैंने कहा कि 21 घंटे बाद ये क्यों अपलोड किया गया, आज सुबह 7 बजे। वीडियो की बात में मैं आपको बताऊंगा। अब हम इसको हटा देते हैं, अपने एजेंडे पे आते हैं। इस पोस्टर में मैंने बता दिया कि नीतीश ही नीतीश है और नीतीश सरकार की बात है। और उसके बाद बैक टू बैक कई पोस्टर आ गए, 2025 से 30, फिर से नीतीश। और ये 21 घंटे का क्या लोचा है वो भी जरा मैं आपको बता देता हूँ। 13 दिन का लोचा भी आगे जाकर बताऊंगा। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शिव जी, 10 सवा 10 बजे के आसपास, घोषणा पत्र जारी करने की।
एनडीए गठबंधन की संयुक्त रूप से पिछले कई महीनों के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सीट बंटवारे पर एनडीए के घटक दल एक साथ नहीं बैठे। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता बैठ रहे थे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई नहीं बैठा। एक बार अमित शाह कुछ महीने पहले गए थे नीतीश कुमार के घर पर एकरे मार्ग पर, वो मीटिंग भी 15 मिनट में खत्म। तो कल एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े मान मनोबल के बाद नीतीश आए। उन्होंने नड्डा से पूछा, भैया सीएम उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हो? नड्डा ने किंतु परंतु किया कि नहीं मोदी जी, अमित शाह जी। तो कह रहे ठीक है, मैं बैठ तो जाता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं। तो खड़े हुए, एनडीए का संकल्प पत्र दिखाया, घोषणा पत्र दिखाया और उसके दिखाने के बाद उतर के चले गए। इस देश के राजनीतिक इतिहास में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें घोषणा पत्र, संकल्प पत्र रिलीज किया गया और रिलीज करने के बाद रिलीज करने वालों ने कुछ नहीं बोला। जबकि गठबंधन की राजनीति के शुरुआत के दौर से गठबंधन में शामिल जितने पार्टी होते हैं उनके मुखिया बोलते हैं। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि तेजस्वी यादव बोले, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सबसे बड़े नेता उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, अशोक गहलोत बोलते हुए नजर आए। सीपीआई माले की तरफ से दीपांकर भट्टाचार्य बोले, वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी बोले, सीपीएम की तरफ से बोले, सीपीआई की तरफ से बोले। लेकिन यहाँ जैसे ही नीतीश कुमार ने बोलने से इनकार कर दिया, हाथ पांव फूल गए, तमाम लोग उठ के चले गए और बाद में सम्राट चौधरी अकेले ही एनडीए का संकल्प पत्र पढ़ते हुए नजर आए। तो भारत की राजनीति का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है 60-62 सेकंड की, और ये हमेशा याद रखी जाएगी। उसके बाद नीतीश उठकर चले गए, रैली की, शाम को आवास पहुंचे, रात भर विचार मंथन हुआ। भाई बीजेपी तो डिक्लेयर कर नहीं रही है। अब नरेंद्र मोदी साहब मुजफ्फरपुर की रैली में जाते हैं, छपरा की रैली में जाते हैं तो एनडीए सरकार की बात करते हैं, नीतीश सरकार की बात कर ही नहीं रहे। इस बीच मुंगेर में जाकर अमित शाह बोला है कि आप सम्राट चौधरी को जिता दीजिए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो उप मुख्यमंत्री तो पहले ही है, उप मुख्यमंत्री से बड़ा आदमी क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो नीतीश साहब को ये समझ में आ गया और अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया। कोई एनडीए नहीं, कोई मोदी नहीं, कोई अमित शाह नहीं, रात भर में तैयार किया गया ये पोस्टर, सुबह आदेश दिया गया और सुबह 7 बजे ये पोस्टर अपलोड कर दिया गया। 13 दिनों बाद फिर लौटेगी नीतीश सरकार, नो मोदी, नो शाह। और इसी के साथ जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि क्या बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए में शामिल नीतीश कुमार एकजुट होने जा रहे हैं? और ये सवाल क्यों उठकर निकलकर सामने आ रहा है, ये जरा मैं आपको बता दूं। ये सवाल इसलिए उठकर निकलकर बाहर सामने आ रहा है शिव जी, क्यों? क्योंकि बिहार में एक नारा चल रहा है, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। यानी जहां तीर है, यहाँ जनता दल यूनाइटेड है, वहां जेडीयू को वोट कीजिए, और जहां तीर नहीं है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार है, जहां उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार है, जीतन राम मांझी के उम्मीदवार है, जहां चिराग पासवान के उम्मीदवार है, वहां लालटेन को वोट दीजिए, यानी राष्ट्रीय जनता दल को वोट दीजिए। और उसके बाद आज सुबह ही एक वीडियो आया, बिल्कुल नरेंद्र मोदी स्टाइल में नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी किया, जिस वीडियो में वो बिहार की जनता के नाम अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो वीडियो है 233 सेकंड का है शिव जी, यानी 3 मिनट 53 सेकंड का वीडियो। और इसमें भी वो अपनी उपलब्धि गिनाते हुए नजर आ रहे हैं कि 2005 में बिहार कैसे मिला और 2005 के बिहार को वो कितना बदलने की कोशिश करते हुए नजर आए, और बार बार अपनी उपलब्धि, अपनी सरकार का बखान, उसमें नीतीश सरकार की बात, नीतीश सरकार का ऐलान। और उस वीडियो के जरिए, उन उपलब्धियों के जरिए नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया, नीतीश कुमार ने साफ साफ बता दिया कि बहुत हो गया। वो नारा था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो नीतीश ने कह दिया बहुत हुई गुहार, फिर एक बार नीतीश सरकार। तो एक नया समीकरण, एक नया राजनीतिक समीकरण। और 13 दिन का भी कहानी क्या है जरा मैं आपको बता दूं कि नीतीश बड़े आराम से अपने पत्ते फेरते हुए नजर आ रहे हैं। 101 सीटें तो मिली हैं, लेकिन वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको फिर से एनडीए गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी बनाना चाहती है। इसलिए नीतीश कुमार उन 101 सीटों पर खासा फोकस कर रहे हैं। 4 दिन से बिहार में बारिश हो रही है, कल भी बहुत बारिश थी, तेजस्वी यादव रैली नहीं कर पाए, राहुल गांधी को रैली करने में दिक्कत आ रही है, कई सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को रैली करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन कल बाई रोड 200 किलोमीटर चले हैं नीतीश कुमार शिव जी। आप उनके स्वास्थ्य को लेकर जी। सवाल उठाइए, लेकिन बाई रोड 150-200 किलोमीटर चलने का मतलब है कि नेता जानता है कि वो अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। दुश्मन तो सामने है, लेकिन जो बगल में बैठे हुए वो दुश्मन से बड़ा खेला कर रहे हैं। और ऐसे में उनका जो सबसे बड़ा टारगेट है कि बिहार की विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे। और 13 दिनों बाद यानी 14 नवंबर को, 13 दिन बाद 14 नवंबर, जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री का
जन्मदिन है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 14 नवंबर को 1 बजे तक स्थितियां साफ हो जाएंगी। अगर ज्ञानेश कुमार खेला ना कर पाए तो, और उस बारे में भी मेरी एक बड़ी दिग्गज नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि बिहार में थोड़ा सा मुश्किल है, खुले खेल में जितना कर दे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जैसे ही बिहार विपक्ष हारेगा, उसके बाद विपक्ष जो है वो वोट चोर के अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा और 2029 के लोकसभा चुनाव में दिक्कत। लोग सवाल पूछते हैं ना कि भैया आप गुजरात हारते हो तो रोते हो, यूपी हारते हो तो रोते हो, कर्नाटक तो जीत गए, हिमाचल तो जीत गए, तेलंगाना तो जीत गए, तो आप ये समझ के चल लीजिए कि गलती करने वाला भी कुछ तो बहाना ले लेता है। तो लोग कह रहे हैं कि शायद बिहार में उस तरह का खेला नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो यूपी में पेच फंस जाए, यूपी में ज्यादा सीटें दांव पर लग जाएगी 2027 और फिर 2029 का लोकसभा चुनाव भी दांव पर लग जाएगा। तो 14 नवंबर को, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम इसको 2:45 इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2:45 तक 14 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी और नीतीश कुमार अगर अपने एजेंडे में कामयाब हुए, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे, 70 से ज्यादा विधानसभा सीट मिल गई, तो बस कुछ कदम चलना है, बहुत ज्यादा कदम नहीं चलना है, बस कुछ कदम चलना है। एनडीए में कह देंगे कि भैया मन नहीं लग रहा, या कुछ कदम चलेंगे, या एक फोन उठाएंगे अपने पुराने मित्र को और कहेंगे लालू जी इधर मन नहीं लग रहा है, लालू जी तो तैयार बैठे होंगे, भाई अगर वो पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया तो कम से कम अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना दे, तो लालू जी तैयार बैठे होंगे, कहेंगे आइए मन नहीं लग रहा है तो हम है ना मन लगाने के लिए, और इधर मोदी और शाह साहब फिर झुनझुना बजाते हुए रह जाएंगे। चलिए देखेंगे कौन बनाएगा झुनझुना और कौन करेगा काम। 13 दिन बाद किसका होगा काम तमाम, किसका बचेगा नाम। हम तो इतना जानते हैं सनातन धर्म में 13वां दिन बड़ा अशुभ रहा। हो सकता है कि उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर, आजकल बहुत चल रहे हैं एस्ट्रो के, बहुत ज्यादा लोग बता रहे हैं, कोई बता रहा है 27 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो ये जो ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने दिया वो 13 का अंक, भैया लगा दो कुछ हो जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद जो बड़ा सवाल है वो संतोष जी ये है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना बोले उठ जाना और आज ये पोस्टर लेकर आना, तो क्या वो माना जाए कि दोस्ती टूट गई या फिर शाह के चक्कर में मोदी अपनी कुर्सी भी गंवाएंगे? अगर अमित शाह की इसी बयानबाजी से नीतीश नाराज हुए, उन्होंने कहा हम अपना मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक तय होने के बाद तय करेंगे। आपको पता होगा कि तत्काल दूसरे दिन अमित शाह को उनके आवास पर जाकर सफाई प्रस्तुत करनी पड़ी। अब उन्होंने कहा कि हम सम्राट को बड़ा आदमी बनाएंगे। तो क्या सम्राट बहुत छोटे आदमी है? कहीं मजदूरी अजदूरी करते हैं? डिप्टी सीएम का पद क्या मजदूरी अजदूरी वाला माना जाता है? छोटा पद है। तो फिर विजय पाठक हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, विजय सिन्हा हैं, या फिर दिव्या कुमारी राजस्थान में, इन्हें क्यों छोटे पद देकर इन्हें संतुष्ट किया गया है? क्यों इन्हें छोटा आदमी बनाया जा रहा है जब आप जानते हैं ये पद ही छोटा है? तो भैया ये क्यों इन राजनेताओं को छोटा आदमी बना रहे हो? बड़ा आदमी बना दीजिए इन्हें। मैं अगर गिनूंगा तो अभी 4-5 राज्यों में 10-12 नाम निकल आएंगे। 2 आपके बिहार में, 2 उत्तर प्रदेश में, 2 मध्य प्रदेश में, 2 छत्तीसगढ़ में, 2 राजस्थान में, 2 आपके महाराष्ट्र में। ये तो मैं चंद नाम गिनता चला जा रहा हूं। 1 दिल्ली में। तो भैया जो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का दावेदार था उसे आपने छोटा आदमी बना दिया। प्रवेश साहिब वर्मा समझ ले कि अब तो एक खुली किताब है, कौन छोटा कौन बड़ा। मध्य प्रदेश के शुक्ला जी भी समझ ले, वो सोच रहे हो कि मैं डिप्टी सीएम बनाऊंगा। भैया छोटे आदमी हो। दिव्या कुमारी जी समझती हो? उत्तर प्रदेश में भी 2 है जिनको वो तो दोनों गिनना छोटे छोड़ हैं। दिया है। नहीं वो दोनों जिनको छोटे हैं, योगी उन्होंने स्वीकार आदित्यनाथ कर ने लिया। गिनना छोड़ दिया है। नहीं उन्होंने मान लिया, जैसे ही उन्होंने कहा कि छोटे आदमी है सम्राट चौधरी, योगी आदित्यनाथ ने कहा अरे तुम छोटों को हम टैग नहीं करेंगे, तुम छोटों का जिक्र नहीं करेंगे। उन्होंने उसी दिन छोटा मान लिया। उनसे अच्छा तो वो संस्कृत पर्यटन मंत्री को मानते हैं, कम से कम हेड में नाम दे देते हैं।
उनसे अच्छा तो सूर्य प्रताप शाही को मानते हैं, उनका नाम ऐड में दे देते हैं। यूपी की जिक्र ही मत करो। यूपी में तो क्या हो रहा है, संगठित अपराध चल रहा है, सरकार की देखरेख में चल रहा है। एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्या कहा जाए उनके बारे में, क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं। और तो और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने दलितों की जमीन ले ली। दलितों की जमीन नहीं ली जा सकती बिना परमिशन के, बिना परमिशन खरीद ली है सरकार। सैया भाई कुतवाल फिर काहे का डर है? मंत्री जी का अगर बैनामा है तो किसमें है कि वो अमल दरामद ना करे? तो संतोष जी, क्या शाह के फेर में दिल्ली की कुर्सी भी चली जाएगी? हालांकि आज आरएसएस ने बड़ा खेल किया है। आरएसएस ने जो बीजेपी को पूरी ताकत दे रहे थे, उनसे कहा भैया आप इधर आ जाओ। आपने हमारा और उनके बीच का रिश्ता बनाने की जगह बिगाड़ के रख दिया है। उन्हें इतनी ताकत दे दी है कि वो तो हमसे कुछ पूछते ही नहीं, वो हमें गिनते ही नहीं। तो क्या अमित शाह और ये 13 का अंक और 12 लोकसभा मेंबर करेंगे क्या? देखिए शिव जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमने तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले शो कर लिया था, जिसमें हमने बताया था कि शाह के करीबी की मोहन भागवत साहब ने छुट्टी कर दी है। अब मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बीजेपी कवर करने वाले बड़े रिपोर्टर है, आरएसएस कवर करने वाले बड़े रिपोर्टर है, अब उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर पोस्ट करना शुरू किया है। किसी ने 10 मिनट पहले किया, किसी ने 15 मिनट पहले किया, किसी ने 20 मिनट पहले किया। तो अपने दर्शकों को हम कहेंगे कि देखो भैया, फिर से हम पुख्ता खबर 1.5-2 घंटे पहले अगर आप आरएसएस की खबर निकाल कर ले आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बड़ी खबर लेकर आए तो दर्शकों को कम से कम इस पर जरूर हम लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। इससे पहले का वीडियो जाकर वो देख सकते हैं। जहां तक आपने उप मुख्यमंत्री की बात की, उत्तर जो सम्राट चौधरी चाहते हैं वही केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं। ब्रजेश पाठक, मुझे नहीं लगता कि वो मन में सोचते होंगे। वो ब्रजेश पाठक कार्यकर्ता बने रहना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो पता नहीं सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य साहब का तो पुराना सपना है। 2017 में जब विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 14 वर्षों का वनवास खत्म हुआ था, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। उनसे एक बड़े नेता ने वादा किया था कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। ओबीसी नेता है वो। तो उनको लगा कि सामाजिक संतुलन साधने के लिए, जो सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसको साधने के लिए कल्याण सिंह को चेहरा बनाया गया था, तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, खेला हो गया। और ये खेला बिहार में भी हो रहा है, बड़ा दिलचस्प खेला हो रहा है। जिस सम्राट चौधरी को अमित शाह बड़ा आदमी बनाने की बात कहते हुए नजर आए, उन्हीं अमित शाह के अगल बगल में बैठे दिल्ली में एक बड़े नेता जो बिहार से आते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी कि सम्राट चौधरी विधानसभा का चुनाव न जीत पाए। विधानसभा का चुनाव नहीं जीतेंगे तो बनेंगे क्या? तो ये जो धोबी पछाड़ जो है, ये जो मुलायम सिंह का जो चित करने वाला जो दाव कहा जाता है, उस धोबी पछाड़ में बीजेपी अंदर ही लड़ती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार अब एक नए रास्ते पर, और नीतीश कुमार ने तैयारी कब से शुरू कर दी थी, मैं दर्शकों को जरा बता देता हूँ। लगातार वो इस बात को समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ महाराष्ट्र जैसा खेला कर सकती है। अब बीजेपी करते क्या थे, जहां भी नीतीश जाते थे, सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा को लगा देती थी, और वो कुछ इस तरह से सीएम को रोकते हुए नजर आते थे ताकि पब्लिक में एक परसेप्शन जाए कि नीतीश कुमार की तबीयत अच्छी नहीं है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इस तरह कई बार आपके दोस्त जो होते हैं ना, वो भी आपको इसी तरह से काटते हुए नजर आते हैं। तो नीतीश कुमार ने पहले धीरे धीरे दूरी बनाई, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। फिर एक मैसेज दिया जा रहा था कि वो पार्टी चलाने में सक्षम नहीं है, तो संजय झा चला रहे हैं, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह चला रहे हैं। मंच पर उन्होंने संजय झा को फटकार लगा के बता दिया कि नहीं, पार्टी तो मैं ही चला, पार्टी का सर्वे सर्वा तो मैं ही। नरेंद्र मोदी को संदेश दिया, अमित शाह को संदेश दिया कि लगातार मैं कह रहा हूं, मेरा बेटा निशांत कुमार कह रहा है, हमारी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कीजिए। लेकिन जब वो घोषित करने की बात नहीं आई तो वो मुजफ्फरपुर की और छपरा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं गए। फिर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात आई, उसमें उन्होंने सीधे सीधे जेपी नड्डा को बता दिया कि भैया ऐलान कर देना, जैसे इंडिया गठबंधन में अशोक गहलोत ने किया था, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, आप बीजेपी की तरफ से उसमें बैठ रहे हो, तो आप बीजेपी की तरफ से ऐलान कर देना कि एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन नड्डा साहब तो फैसला लेने की हैसियत में थे नहीं, वो तो अमित शाह का आदेश ही एक तरह से उनको लागू करना था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उसके बाद भी वो कई घंटों तक इंतजार करते रहे, और जब उनको
लगा कि बीजेपी अब उनके साथ धोखा करने के लिए तैयार है महाराष्ट्र के मॉडल पर, तो आज सुबह 7 बजे उन्होंने पोस्टर रिलीज कर दिया और फिर बिहार की जनता के नाम अपना एक वीडियो संदेश भी उन्होंने रिलीज कर दिया 3 मिनट 53 सेकंड यानी 233 सेकंड का। और अब बता दिया बिहार के मतदाताओं को कि भैया कोई मोदी, कोई शाह, कोई नड्डा नहीं, कोई एनडीए सरकार नहीं, एक बार फिर से नीतीश सरकार आएगी। अब ये नीतीश बाबू, बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प है, राज्यों में मुख्यमंत्री बदलते हैं लेकिन बिहार में उप मुख्यमंत्री बदलते हैं। तो नीतीश कुमार ने मैसेज दे दिया कि भाई डिप्टी सीएम कौन होगा ये बात आप मत सोचिए, सीएम तो मैं ही बनूंगा और फिर मैं तय करूंगा कि मेरा मन इधर लगेगा कि मेरा मन उधर लगेगा और मेरा उप मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उधर तेजस्वी यादव भी तैयार है और ज्यादा संभावना इस बात की, दर्शकों को एक और जानकारी कि तेज प्रताप यादव भी चुनाव के बाद वापस यादव परिवार के साथ शामिल हो जाएंगे। तो वो भी नीतीश की भावी सरकार में, अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन होता है तो वो भी नीतीश की भावी सरकार में मंत्री बने हुए नजर आएंगे। तो चुनाव जीत जाएंगे तेज प्रताप, विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे। वो तो लालू और नीतीश जो है ना, लालू यादव और नीतीश कुमार जो है ना, मोदी शाह की रणनीति से ही इस बार उनको मात देने में लगे होंगे। और फिर मैंने कहा कि गुजराती लॉबी का जो रथ है ना, विजयी रथ, वो सारे प्रदेशों को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन बिहार में अब तक मोदी कामयाब नहीं हो पाए, बिहार में अब तक अमित शाह कामयाब नहीं हो पाए। और बिहार की जनता इस बार फिर से उन्हें बताने जा रही है कि भैया बिहार को तो बिहारी ही चला सकता है, कोई गुजराती आके बिहार को डिक्टेट नहीं कर सकता। चलो देखेंगे कितने दिन बचे हैं, 13 दिन बचे हैं, देखेंगे 13वें दिन बाद किसका अंतिम संस्कार होगा, किसकी कथा होगी, किसका भागवत होगा, कौन ब्राह्मणों को तलाशेगा। तो हम इंतजार करेंगे किसकी सरकार जाएगी, किसकी बचेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष जी ने बहुत शानदार बातें दर्शकों को बताई हैं, तो आप इतना तो कर दीजिए कि वीडियो को आगे तक पहुंचाएं ताकि ये सच्चाई समझ में आए कि 13 दिन का क्या है पूरा मामला। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।